कोई बात नहीं, शांत हो जाइए एकदम। लास्ट टॉपिक हमने इमोशनल ईएमएफ पढ़ा था ना, फॉर्मूला मिल गया था। बात सुनिए, लास्ट टॉपिक हम इमोशनल ईएमएफ पे बात किए थे यूजिंग अ फेराडे लॉ के हेल्प से इमोशनल ईएमएफ कैसे फाइंड आउट हुआ था। तो अब उस पर ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं कर रहे हैं, बट मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। इमोशनल ईएमएफ ई की वैल्यू मिली थी BLV, यही मिला था। ये इमोशनल ईएमएफ हमने किसके हेल्प से निकाला था? फेराडे के लॉ से, ठीक है। फेराडे लॉ से हमने फॉर्मूला निकाला इमोशनल ईएमएफ का BLV। फिर मैं बोला इस ईएमएफ से करंट फ्लो होता है, तो सर्किट में करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा? फ्लेमिंग का, अरे राइट हैंड रूल पढ़ा क्या? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने पढ़ा डायरेक्शन निकालने के लिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपको बताया गया था लास्ट में कि आप थंब को, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीन फिंगर को परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, पहले तो इन तीन फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है अपने राइट हैंड के इन तीन फिंगर्स को। कौन कौन से? थंब को, फोर फिंगर्स को एंड मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो हम ध्यान से देखें तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये आपस में तीनों, एक अगर देखें तो एक्स एक्सिस में है, तो एक वाई में है, तो एक जेड में है। तीन एक्सिस हमारे पास बन रही है। इन एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करें तो थंब हमारा किसको डिनोट कर रहा था? फोर्स को या वेलोसिटी, जो उसका मोशन होगा। अरे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो वेलोसिटी होगी। तो फोर्स को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट को, करंट के डायरेक्शन को शो करा रहा था, ठीक है। यही हमने पढ़ा है फॉर्मूला FBI। अब इसके हेल्प से हम किसी भी मोशन, कंडक्टर के अंदर अगर मोशन होगा तो हम जाहिर सी बात है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? EMF की वैल्यू और उसके डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो EMF कहीं पे भी इंट्रोड्यूस होगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो डायरेक्शन जरूर पूछेगा किधर से किधर चल रहा है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमने फेराडे लॉ से पढ़ा था। थोड़ा बात करते हैं, तुमने पढ़ा होगा अभी से पीछे चैप्टर में लॉरेंज फोर्स पढ़ा है ना? लॉरेंज फोर्स F=QVB पढ़ा है ना? लॉरेंज फोर्स, एनर्जी कंसिडरेशन या लॉरेंज फोर्स के हिसाब से हमारा इमोशनल ईएमएफ कितना आता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इमोशनल ईएमएफ। ये से अभी भी वही टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नहीं बदला है। इमोशनल ईएमएफ बाई लॉरेंज फोर्स, कोई बढ़िया मार्कर लाओ यार, एकदम बकवास चल रहा है। इमोशनल ईएमएफ बाय लॉरेंज फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, एंड एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी को कंसीडर करके निकाला भी जा सकता है, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए इमोशनल ईएमएफ बाय लॉरेंज फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन। फिगर जो तुमने बनाया था फिगर वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस इसी फिगर से अच्छे से समझ लो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास एक रेल थी, इस रेल में हमने एक कंडक्टर रखा था। इस कंडक्टर का सर लेंथ कितना लिया गया था? L। ये डिस्टेंस कितना लिया गया था? X। ये पॉइंट P, ये पॉइंट क्या था? Q। यही पॉइंट थे। मैग्नेटिक फील्ड क्या इनसाइड था? तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बना देते हैं, इनसाइड द लूप। इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं चल रहा होगा, ठीक है। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से,
हम लॉरेंज फोर्स पे बात करते हैं सर। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, थोड़ा एक बात बताओ। लॉरेंज फोर्स, जब किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। आपने यही पढ़ा है ना, लॉरेंज फोर्स में क्या होगा। जैसे मान लो ये, बस ऐसे समझो, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, बहुत सारे होंगे सर। यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को मूव कराऊँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं चार्ज को मूव करा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही है भाई, इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज है। तो मैं किसको मूव करा रहा हूँ? चार्ज को मूव करा रहा हूँ। तो सर ये जो चार्ज मूव कर रहा है तो क्या इस पे फोर्स लग रहा होगा? हाँ सर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है। याद होगा, ये तो आपको बताया गया है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है हमारे पास, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, इसमें कोई बंदा अगर इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो क्या इस पर फोर्स नहीं लगेगा? ये चलेगा तो क्या इस पर फोर्स नहीं लगेगा? क्या ये सीधे चला जाएगा? नहीं सर, याद होगा आपने पढ़ाया है एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो क्या कुछ ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे चल रहा है, ये तुमने फोर्स की वजह से ही देखा था। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर है उसमें भी किसी चार्ज को अगर रख देते हैं तो भी उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो हाँ, नहीं रेस्ट नहीं भाई, मैंने बोला मोशन में। रेस्ट पे होगा तो कैसे? अच्छा, ये तो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि रेस्ट पे होगा तो नहीं लगता है, यहाँ पे रेस्ट पे होगा तो फोर्स लगेगा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा। रेस्ट पे होगा तो इस चार्ज पे तो फोर्स लगेगा, चलेगा तो भी लगेगा। मगर क्या अगर इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखा है तो फोर्स लगेगा? नहीं, मैंने बोला मोशन में होना चाहिए। मैंने बोला इस कंडक्टर को मैं चला रहा हूँ तभी तो लॉरेंज फोर्स लगता है। तो जब अच्छा, उसमें चलाने का भी केस है कि सर कैसे चला रहे हैं, क्योंकि उसमें एंगल आता है, साइन थीटा आता है, तो थीटा भी कंसीडर किया जाएगा कि सर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चला रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी वो बात आगे की है। बस तुम इतना दिमाग में रख लो कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो भी फोर्स लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो भी फोर्स लगेगा। बट ये फोर्स जो होता है, क्या इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स से निकालते हैं? इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये मैग्नेटिक फोर्स के अप्रॉक्स निकलेगी, कितनी होगी? क्यू वी बी, साइन थीटा होता है, और साइन अगर हम 90 कंसीडर करते हैं तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, 0 नहीं, साइन 90 अगर होगा तो 1। तो इसमें बस फोर्स की वैल्यू लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड की, क्योंकि थीटा वहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, मतलब इस किधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रहा है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस केवल मैग्नीट्यूड से मतलब था। अच्छा, इसमें कितना मैग्नीट्यूड होगा सर? तो डायरेक्शन सर देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन कुछ अलग होगा, अगर ये प्लस है तो क्या डायरेक्शन बदल जाएगा? तो डायरेक्शन से हमें कोई मतलब है नहीं। मैं बोलूँ फोर्स कितना लगेगा तो तुम बोलोगे क्यू इंटू, अरे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स यही लगता है, क्यू इंटू ई होगा। ठीक है, अब इसी दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके आओ। तुमने इस PQ लेंथ के कंडक्टर को, L लेंथ के कंडक्टर को क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया था? कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, यही तो कराया था। तो क्या ये कंडक्टर है तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज होंगे? जाहिर सी बात है होंगे सर। तो क्या ये चार्ज भी मूव कर रहे होंगे? यस सर, मूव कर रहे होंगे। तो चार्ज भी क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। जिधर हमारा पूरा कंडक्टर जाएगा सर, चार्ज भी उधर ही मूव करेगा। तो क्या उसके ऊपर लॉरेंज फोर्स लगेगा? यस सर, लगेगा। तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी लिख देंगे भाई? जिसमें इसमें चार्ज होगा Q, जितना भी चार्ज होगा Q, उसकी वेलोसिटी कितनी है v, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो b, QVB, यही हो जाएगा। डायरेक्शन से अभी भी कोई लेना देना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, बात नहीं। इसमें सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मैं इस कंडक्टर को जब इधर से इधर मूव करा रहा हूं
इधर मूव करा रहा हूँ, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जब आगे बढ़ रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स। पहले फ्लक्स 1 2 3 4 ऐसे सब में 4 4 8 4 12 4 16 है। जब मैं आगे करूँगा तो क्या 4 घट जाएंगे, तो केवल 12 बचेंगे। थोड़ा और आगे करूँगा तो क्या 8 ही केवल बचेंगे। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। सर फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ की वैल्यू को जब तुम निकालते हो तो तुम्हें पहले सबसे पहले देखो ध्यान से, ईएमएफ की वैल्यू तुम निकालते हो तो उसको तो ठीक है मैग्नीट्यूड तुम निकाल लोगे कि सर फ्लक्स का चेंज डी फाई बाई कितना हो जाएगा, डी टी निकाल लेंगे। मगर हम पूछे कि वो जो चेंज ऑफ फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन होगा ना। तो डायरेक्शन सर कैसे होगा? तो क्या हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे जाएंगे? राइट हैंड रूल पे जाएंगे। तो सर राइट हैंड रूल से जाएंगे तो हमें पहले देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई देगी। अभी हम बस ऐसे समझा रहे हैं, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे नहीं लेना है, हमें एनर्जी कंसिडरेशन से लेना है। बस अभी समझो, अभी मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रही है? अंदर। किधर ये चल रहा है? अरे फोर्स इस पे लग रहा है क्या? इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो क्या इसमें करंट नीचे की तरफ चल रहा होगा? करंट नीचे की तरफ चलने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे P प्लस P पे क्या पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और यहाँ पे कौन से चार्ज रहे होंगे? निगेटिव रहे होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव पे, मतलब सब इधर पे जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का चार्ज टोटल कितना हो जाएगा? प्लस, और यहाँ का कितना हो जाएगा? माइनस। अरे भाई एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया? माइनस। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हो जाएगा तो क्या इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, इसी में तो इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उस पर क्या फोर्स लगना तय है? कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो Q इंटू ई लगेगा। तो जाहिर सी बात है उसमें भी हमारे पास एक फोर्स कंसीडर कर लिया है Q इंटू ई। और ये फोर्स कैसे आया है? तो ये फोर्स आया है जब हम फ्लक्स चेंज किए हैं, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इन प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया है सर। मतलब यहाँ पे प्लस हो गया है और यहाँ पे क्या हो गया है? माइनस, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई है जो कि P से किसकी तरफ हुई है? Q की तरफ। अब उसमें जितने भी चार्ज हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे कहाँ जाने के लिए? P की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब वो चलेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा सर, और वो फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। बस इन्हीं दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे। जब हम इन दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ये फोर्स मैग्नेटिक की वजह से आया, ये इलेक्ट्रिक की वजह से आया। दोनों फोर्स को हम अगर इक्वेट करेंगे तो Q भी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या Q से Q कट जाएगा, देन E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? भी बी मिल जाएगा। क्या इतना हो गया? अच्छा, अब थोड़ा एक बात बताओ सर, हमें फॉर्मूला पता है क्या लेके आना है? ये बस। अब इसमें क्या नहीं आ रहा है? केवल L ही तो नहीं आया है, समझ रहे हो? तो सर L कैसे लेके आएंगे? कोई बताए L कैसे लेके आएंगे? बस E मिल गया है, अब E से ही L लाना है। क्या E का रिलेशन आपको पता है? dv बाई dl लिख सकते हैं, मगर वहाँ पे भी वेलोसिटी नहीं है, वहाँ पे भी वेलोसिटी नहीं है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है ना, ये क्या होता है? पोटेंशियल dv बाई dl। तो क्या इस पोटेंशियल को ही हम, इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को ही क्या EMF बोल दें? क्या बोल सकते हैं? अरे EMF इज इक्वल टू, या ये देखो ध्यान से, हम पढ़े एक्चुअल में फॉर्मूला कि सर EMF होता है d फाई बाई डी टी। इस पे मत जाना, ये हमने क्या लिखा? हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू डी, सॉरी ये L है, dv बाई dl, यही पढ़ा है ना। तो सर ये v क्या है? ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव, तो क्या ये EMF ही तो रहा होगा इस प्लेट का?
तो इस प्लेट का ईएमएफ है, मतलब हम क्या ईएमएफ ही तो निकालना चाहते हैं, मतलब हम E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ईएमएफ अपॉन में L। अब ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इंटू में L। देन सर ईएमएफ E की जगह पे क्या रख देंगे, VV इंटू में क्या चल रहा है, L। क्या यही फॉर्मूला हमें यहाँ भी मिला है क्या, देखो सेम वही फॉर्मूला मिला है। अब हमें यहाँ पे मेन मतलब है ना, मेन फॉर्मूले से ये कैसे आया है, बस ये तुम्हें नॉलेज ही चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे हम तुमसे पूछ दिए कि फैराडे लॉ के हिसाब से, तब तो सर बहुत आसान है, फैराडे लॉ के हिसाब से सिंपल सा कर लेंगे, उसमें हमारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉरेंज फोर्स पे वर्क कर रहा है। तो लॉरेंज फोर्स में तुम्हें बस एक चीज़ समझना है कि कोई भी कंडक्टर जब मूव करेगा तो उसमें रखा हुआ चार्ज भी मूव करेगा और उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी वी, साइन थीटा को हटा दो। फिर मैंने बोला कि अगर जब ये फ्लक्स का चेंज करेगा तो फ्लक्स के चेंज से इसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब एक टर्मिनल पे प्लस तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब प्लस माइनस मैं कैसे बनाया हूँ, तो यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, पी पॉइंट पे। तो सर पी पॉइंट पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से किधर चल रही होगी, माइनस। तो उसके अगेंस्ट जब चलेगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो ये दोनों फोर्स इक्वेट कर देंगे, यहाँ से सर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, होता है dV/dl। यहाँ से हम V को E के मतलब किससे इंट्रोड्यूस कर देंगे, EMF से। देन EMF अपॉन लेंथ हो जाएगा, इस EMF की वैल्यू E इंटू L हो जाएगी, और ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू VB आई है, रख दिया जाएगा। देन यहाँ से EMF मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बस यही हमारा है, किसके हेल्प से हमने निकाला है, लॉरेंज फोर्स या एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप एक फिगर बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, मैं बस आपको बोल रहा हूँ, एक दो लाइन लिख लीजिए उसमें। जल्दी करो। हेडिंग डाल के फिगर बना लिए हो तो कुछ मतलब उसमें लिखिएगा। बोले पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, फिगर के नीचे लिखिएगा। अ कंडक्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अ कंडक्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन when it move through a magnetic field, when it move through a magnetic field, a Lorentz force acting on the, a Lorentz force acting on a free electron, Lorentz force acting on a free electron can set up a current, can set up a current। ठीक है, फुल स्टॉप देना और नेक्स्ट पॉइंट में लिखना। अब इसकी वजह से करंट आ गया, वही फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो करंट आ गया तो करंट का डायरेक्शन होगा, तो लिखो दिस करंट फ्लो फ्रॉम, this current flow from P to Q, P to P से Q तक, P to Q, that's mean electric field also in a direction of
दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन अ डायरेक्शन ऑफ P to Q, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट पॉइंट में when free electron move against this electric field, against this electric field, it exert a force, लिख लेना कौन सा फोर्स। अब यहां से सीधे पहले उसके बाद लिखो इट एक्सर्ट अ फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। एक तो ये लिख लो और नीचे लिखना इसके बाई लॉरेंज फोर्स Fm इज इक्वल टू QVV। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, फिर उठा के यहां से यहां तक लिख लो E तक। लिखो ठीक है। लिख लिया? हो गया भाई। अब करंट की वैल्यू निकालो, उसके नीचे लिखना, पॉइंट में ही लिखना इफ, जहां खत्म किए हो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज R, देन I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो सर E की वैल्यू कितनी मिली है? BLV अपॉन में कितना हो जाएगा? R। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा था अभी करंट का? फिर नेक्स्ट पॉइंट में पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तुम, उससे कितना पावर डिलीवर होगा? भाई एक्सटर्नल फोर्स से पावर कोई बताएगा कितना होता है? P पावर क्या होता है? क्या F डॉट V होता है? अरे पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, वो अलग है। मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला F इंटू V होता है ना, तो इस फॉर्मूले में भी रखो भाई। F की वैल्यू, सर F क्या है? F क्या है? फोर्स। कौन सा फोर्स? किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फ्लो लगने वाला फोर्स क्या F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है क्या? वही फोर्स है, ILB साइन थीटा इंटू में क्या है? V। साइन थीटा सर क्या है? थीटा क्या होता है इसमें थीटा क्या होता है, कोई बताएगा? किसके बीच का एंगल? हाँ? अरे IL इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन विच करंट फ्लो। L क्या होता है? सर एक ऐसा लेंथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके साथ I लग जाता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसको कहा जाता है एलिमेंटल करंट। मतलब किसी एलिमेंट में, जैसे देखो करंट इज अ वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, बट अगर उस करंट के साथ क्या जुड़ गया है? L, तो उसके पास डायरेक्शन आ जाता है, क्योंकि ये L जो होगा वो बताएगा कि इसी लेंथ में करंट को फ्लो कराना है।
समझ रहे हो इतनी बात? इसीलिए इसको हम बोलते हैं आई एल को बोल देंगे वेक्टर, और बी भी क्या है, वेक्टर। तो दो वेक्टर हैं, इनके और इसके बीच का एंगल है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर चल रही है और करंट क्या नीचे चल रहा है, तो क्या एंगल 90 डिग्री होगा, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई एल बी वी बन जाएगा क्या? अरे बनेगा। ये केवल किसका बना, अरे देखो आई एल बी वी, क्या पावर बना? भाई मेरे ध्यान से सुनो, आई एल बी साइन थीटा केवल हमारा किसका फॉर्मूला था, फोर्स का था, और भी क्या था, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को ऐसे छोड़ दिया। अब हमने रखा फॉर्मूला आई एल बी, और साइन थीटा की वैल्यू को कितना कर दिया 1, अरे साइन 90 हो गया 1, वी की वैल्यू को ऐसे रख दिया। ये पावर का फॉर्मूला बना है, बट यूज हो रहा है पावर का फॉर्मूला यही, ज़्यादा फॉर्मूला ये यूज होगा नहीं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है पावर का, जो कि जूल्स लॉस की वजह से आता है, आई स्क्वायर इंटू में क्या होता है आर, या भी स्क्वायर बाई आर। तो भी तो हमें पता नहीं है, पोटेंशियल नहीं पता है, करंट पता है सर, आई स्क्वायर बाई क्या कर देंगे आर। तो सर उस फॉर्मूले से मिल जाएगा। क्यों उस फॉर्मूले से मिलेगा, बस वो फॉर्मूला निकाल। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा मत लिखो, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, मेन फॉर्मूला वही है। कौन सा, आई, अरे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में क्या होता है आर। आई की वैल्यू तुम्हें पता है, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन में कितना होगा आर स्क्वायर, और एक आर है, आर से आर क्या हो जाएगा, देन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू में भी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा आर। मिल गया पावर, लिख लो। ये पावर डिलीवर्ड होगा और ये करंट होगा, दोनों क्वेश्चन में आएंगे। क्या भाई, नोट कर लो इसको। हाँ जाओ जल्दी करो, क्वेश्चन कराना है। हो गया। अच्छा, हमने अभी पढ़ा है इसमें पूरे मोशनल ईएमएफ में गिन के दो फार्मूले, तीन फार्मूले। एक तो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला, चाहे वो किसी भी लॉ से आए, फैराडे से आए या लॉरेंज फोर्स से आए, क्या दोनों से सेम आया, कितना आया बी एल बी। फिर करंट का फार्मूला पढ़ा, कितना आया बी एल बी बाई आर। पावर का फार्मूला पढ़ा कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हम अभी पावर का फॉर्मूला लिख रहे थे, फोर्स इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, उससे भी यही आएगा। रख के देखोगे, अरे आई की वैल्यू तो उसमें भी रखनी पड़ेगी ना, आई एल बी हमने लिखा था, तो उसमें आई की वैल्यू तो तुम्हें ऑलरेडी मिली है ना, बी एल बी अपॉन आर, रखते तो वही आता। जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया है। मगर आपने पढ़ा है सर पावर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू में भी। सर एफ की वैल्यू कितनी होगी, आई एल बी साइन थीटा, थीटा को कितना ले लिया 90, तो कितना बना आई एल बी भी बना। और सर ये पावर है, या तो यही याद रखिए, या तो यही याद रखिए, अगर करंट दिया है तो, बट करंट अगर नहीं दिया है तो क्या करंट को निकालना पड़ेगा, ई बी एल भी अपॉन आर। रखो यहाँ पे बी एल भी अपॉन में आर, और इनटू में क्या चल रहा है, क्या देखो ध्यान से, बी एल भी एक और चल रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो बात तो वही है, कहने का तरीका वही है, या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो। ठीक है, हमने बस वहीं पे छोड़ दिया था आई एल बी साइन आई एल बी भी करके। करंट दिया है क्वेश्चन में तो हम वो यूज करेंगे। तो इतने फॉर्मूले आपको मिले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल करना है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, बोले एयरक्राफ्ट
क्वेश्चन है, ये सब नोट हो गया ना? जहाँ तक हुआ है नोट कर लो। हाँ, क्या है वाला? लिखिए, एन एयरक्राफ्ट विद अ स्पैन 40 मीटर कितने मीटर का है? स्पैन है, मतलब उसका वो विंग्स का स्पैन है। विंग स्पैन लिख लो चाहे तो पूरा, विथ अ विंग स्पैन, यहाँ पे विंग जोड़ लेना। विंग स्पैन 40 मीटर, फ्लाइज विद स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इन अ ईस्टवर्ड डायरेक्शन, in a eastward direction at a constant altitude in a northern hemisphere, बात बंद कर लो, in a northern hemisphere where a vertical component of earth magnetic field is 1.75 10 to the power minus 5 Tesla, find EMF developed between the tips of the wing। करिए, क्वेश्चन में पहले पढ़ के समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मोशनल ईएमएफ का, सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के समझो, पहले खुद से समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें पीछे वाला जो चैप्टर एक पढ़े हो अभी, मैग्नेटिज्म वाला, जिसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस उसने बोला है कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में उड़ रहा है ये जहाज़ और नॉर्थन हेमीस्फेयर में है, जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसने मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, ठीक है, वेलोसिटी दे दिया है, उसके स्पेन का लेंथ दे दिया है, मतलब एल दे दिया है। हमसे अब पूछा ईएमएफ निकालना है, तो पहले फिगर बना के समझो कि ये इसमें होगा, हो क्या रहा है। जल्दी करो, पढ़ लिया? आया? इतना समय इसमें कुछ है नहीं भाई मेरे। मान लो, देखो ऐसे देखो, अर्थ के दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। ये तुमने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसने बोला है कि यहाँ पे कैसा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट सीधा ही ऐसे चलेगा, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। बना दिया वर्टिकल कंपोनेंट। इसी में जहाज उड़ रही है, वो जहाज किधर उड़ रही है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। किधर? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बना दें ऐसे जहाज? बात बंद कर लीजिए भाई।
ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जहाज़ उड़ रही है, ठीक है। अब ये जहाज़ जब ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है। तुम खुद सोचो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और उसका स्पैन, स्पैन मतलब ये पूरा लेंथ दिखाई दे रहा है, ये विंग्स है, इस विंग्स का स्पैन है, इसी विंग के स्पैन की टोटल लंबाई उसने दे रखी है, कितने मीटर की है? 40। अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि एक विंग, पूरा टोटल विंग्स बोला है, मतलब एक टिप से लेके दूसरे टिप तक। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक टिप होता है और एक टिप यहाँ होता है, इन्हीं दोनों टिप के बीच का टोटल लेंथ कितने मीटर का दे रखा है? 40। तो बताओ, ये रॉड है, ये रॉड है और ये रॉड ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे चल रही है, तो अभी वही फिगर तो बनेगा मोशनल ईएमएफ वाला। सर मोशनल ईएमएफ में क्या था? मोशनल ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रही थी? अंदर। और क्या रॉड ऐसे चल रहा था? तो इसी रॉड में ही तो करंट या ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो इसमें कितना करंट इंट्रोड्यूस होगा, बस निकाल देना है। तो सर ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? बी एल बी। बी कौन सा लेना है? बी दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो कौन सा वाला लेना है? वर्टिकल। तो उठा के रख दो, दिया है 1.75 10⁻⁻⁵। लेंथ कितना होगा? अरे 40 मीटर। और v स्पीड है, कितना दिया है? 1080 × 5/, अरे किलोमीटर पर आवर में है ना, तो चेंज कर लो। 18 से कितनी बार में कट जाएगा? 60, 300 हो जाएगा। एक जीरो इसको दे दो, एक जीरो इसको दे दो, ये बन जाएगा 175 10⁻⁻⁴, और ये हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल गया। रख लो। बी की वैल्यू गिवन थी, एल की वैल्यू गिवन थी, वी की वैल्यू गिवन थी। वेलोसिटी बस हमने चेंज किया है, बाकी जो जैसे दिया था वैसे रखा है, क्योंकि ये टेस्ला में है, एसआई यूनिट में है। सर मीटर है, एसआई यूनिट है, बट वो किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया। 18 में 6 टाइम में जाएगा, 18 6 × 180, जीरो लग जाएगा। 65 × 300, 300 होगा, गड़बड़ हुआ, 300 होगा ना, तो ये यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 30, 120। 175 × 10⁻⁻⁵ इंटू 1, हाँ 1.75 है ना, तो एक जीरो इससे लिए हैं और एक जीरो इससे लिए थे, तो 0 0 से पॉइंट हटा दिए हैं, तो 175 हो गया। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 30, तो 120 होगा। एक जीरो से ये भी हटा दो, 10⁻⁻⁵, तो 175 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में 12, 12 का मल्टीप्लाई कर लो 175, ये तो कर ही सकते हो। लिखिए नेक्स्ट, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, बोले। आंसर चाहिए सबसे, लिखिए। A railway track running north south, railway track running north south has a two parallel rail, running north south मतलब नॉर्थ से साउथ में चल रहा है, has a two parallel rail, has a two parallel rail 1 meter apart, has a two parallel rail 1 meter apart, मतलब एक पटरी है जिस पे चल रहा है, वो पटरी 1 मीटर दूरी पे है, आपस में दो पटरियां हैं जो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ calculate the value of induced EMF between the rail
between the rail when a train passes at a speed, when train passes at a speed 90 किलोमीटर पर आवर, 90 passes with a speed 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर घंटे से। फुल स्टॉप देके आगे लिखना। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ मर्थ, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड at that place, the horizontal component of a magnetic field at that place 0.3 into 10 to the power minus 4, 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square, and the angle of dip is, and the angle of deep, DIP, deep is 60 डिग्री, 60, ठीक है। एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? अब एक बार क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज़ याद रखिए, पहली चीज़ सुन लीजिए, सबने आपने पढ़ा होगा, बात बंद कर लो, थोड़ा 1 मिनट ध्यान से सुन लो। मैंने अभी बोला अर्थ के पास कितने कंपोनेंट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के? 2। पढ़ा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़े हो? मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़े हो ना? तो उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड नहीं पढ़े हो? डीप एंगल पढ़े हो? क्या अब हम बताएं? तब पूरा कहानी खत्म है जब पढ़े ही नहीं है। क्या है भाई, अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों नहीं पढ़े हो? तुम लोग को खुद नहीं मतलब है तो दूसरों को क्या मतलब होगा? अब मैं डेली डेली चेक करूं कि भाई तुम क्या पढ़े हो, टीचर क्या पढ़ा रहा है, जिनको हम दिए हैं पढ़ाने के लिए वो क्या पढ़ा रहे हैं आपको। आपको थोड़ा सा फिक्र होना चाहिए भाई मेरे, आपको पढ़ना है, उनको पढ़ा, हमको क्या मतलब है? मैं कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं, तुम तो बाद में यही कहोगे ना रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट नहीं आया सर, पेपर में क्वेश्चन नहीं आया सर, डीप एंगल क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, नाम ही नहीं सुने हो। बोर्ड में टॉपिक डिलीटेड है सर, नहीं पढ़ेंगे, कह दिए होगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाए होंगे। अब हमारे पास इतना भी इस टॉपिक के लिए टाइम नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, जाके घर पे पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके जेईई नीट में डिलीटेड नहीं है। आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बिना देख लो अभी यही क्वेश्चन नहीं होगा, और ये क्वेश्चन जो कर रहे हो बोर्ड का क्वेश्चन है। अभी नॉर्मली जो ये दिए हैं क्वेश्चन अभी बोले हैं वो बोर्ड का क्वेश्चन है। तो क्या समझोगे इसमें, क्या मैग्नेटिक फील्ड, क्या डीप एंगल, लगेगा दिमाग घूमने। तो जब पढ़ोगे तब ना आएगा समझ में। हमारे पास बोला है क्वेश्चन में कि अर्थ के पास 2 मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी यहीं पे मैं बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर उसी टाइम पूछे होते कि सर वर्टिकल और ये क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के बारे में कुछ पता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, क्या होता है, डीप एंगल क्या होता है, इंक्लाइनेशन एंगल क्या होता है, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटे ही फॉर्मूले हैं, मगर उठा के एक बार नीट का पेपर देख लो, अभी समझ में आ जाएगा कितना बना है अर्थ मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन। 2 कंपोनेंट होते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एक एंगल भी होता है जिसको डीप एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब डीप एंगल को हम डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, बस एक चीज़ बता रहे हैं आपको, देखो क्या होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, तो अर्थ का हर एक पॉइंट पे एक एक लोकेशन होता है। जैसे आप गूगल मैप खोलोगे तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों लिख के आता है, गूगल मैप पे लिख के आता है। तो मैं जहाँ पे भी प्रेजेंट टाइप पे खड़ा हूँ, मेरा लोकेशन कुछ अलग है, आपका लोकेशन कुछ अलग है। हर शहर अपना अपना एक लोकेशन बना के रखा है कि इसका लॉन्गिट्यूड इतना है, इसका लैटिट्यूड इतना है।
अब यहाँ से मान लो तुम मुंबई जा रहे हो या किसी अनदर सिटी में जा रहे हो, तो उन सिटी का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज हो जाता है, होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या मतलब है, इससे क्या समझ में आ रहा है, तो सुनिए। हर एक पॉइंट पे अर्थ अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, तो मेरे इस पॉइंट पे अर्थ के दोनों मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो हॉरिजेंटल भी होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है। हॉरिजेंटल भी होगा और कैसा होगा, वर्टिकल होगा। अब ये हॉरिजेंटल वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के पास एक हम कंपास लेके आते हैं। देखो कंपास दो तरह के होते हैं, एक कंपास होता है जो ऐसे ऐसे चलता है, देखा होगा आपने, बॉक्स में बंद होता है, ऐसे रख दिया जाए तो नॉर्थ की तरफ घूम जाता है, हमेशा नॉर्थ की तरफ क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। एक कंपास होता है ऐसे चलता है, ऐसे, मतलब ये बीच में कहीं बंधा होगा और जैसे बीच से ऐसे घूमेगा, वो मतलब वर्टिकल चलता है। वर्टिकल ये कैसे चल रहा था, हॉरिजेंटल, एक प्लेट में रखा था। क्या ये प्लेट में रखा है, नहीं, ऐसे समझ जाओ कि यहीं पे मैंने कांटी मार दिया और ऐसे इसको टांग दिया। अब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वर्टिकल और हॉरिजेंटल का, वहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो, ये इंक्लाइन हो जाएगा। जहाँ पे जैसे मान लो मेरे पोजीशन पे इतना हो गया, तुम्हारे पोजीशन पे हो सकता है थोड़ा कम हो, थोड़ा दूसरे किसी पोजीशन पे जाओ तो और ज़्यादा हो गया। ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है पोजीशन में, इसके जो चेंज आ रहे हैं, वही एंगल हमारा डीप एंगल कहलाता है, जिसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशन बनता है, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू बी एच टेन डेल्टा, ये एक रिलेशन बनता है। बस यही रिलेशन आपको याद रखना, वेयर डेल्टा इज द डीप एंगल, ठीक है। बी एच क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसका, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। समझ गए इतनी बात। तो ये रिलेशन जो देख रहे हो ना, इसी रिलेशन से तुम्हें पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कौन सा कंपोनेंट दिया है, ध्यान से पढ़ो, क्या हॉरिजेंटल दिया है। अब ट्रेन, एक बात बताओ, ट्रेन है पटरी पे चल रही है, सर ये देखिए पटरी है और इस पे ट्रेन चल रही है ऐसे, तो ट्रेन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी, क्या वर्टिकल को ही ना काटेगी, क्या हॉरिजेंटल को काट पाएगी, हॉरिजेंटल तो उसी की तरफ चलेगा ना, तो क्या उसको काटेगी वो, नहीं सर। ट्रेन किस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, जो वर्टिकल, जो नीचे जा रहा होगा या जो ऊपर जा रहा होगा। तो इसका मतलब हमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वर्टिकल। तो क्या हमें वर्टिकल निकालने के लिए हॉरिजेंटल और डीप एंगल की मदद लेनी पड़ेगी, बस रख देंगे इस फॉर्मूले में। हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, बोलो, हाँ 0.3, 10⁻⁻⁴, और 10, ये डेल्टा कितना दिया है 60, मतलब क्या √3 लिख सकते हैं, और √3 मतलब 1.73, यही होगा। बस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या यहाँ से वर्टिकल मिल गया। अब जैसे ये भी मिल गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एम एफ निकाल लो, आई इज इक्वल टू क्या होगा, BL/V। बी कौन सा रखना है, वर्टिकल वाला। बस लेंथ ऑफ कंडक्टर पता है, सर लेंथ ऑफ कंडक्टर कहाँ पता है, अरे भाई दो ट्रेन, देखो ध्यान से, दो रेल के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर का है, तो ट्रेन की चौड़ाई भी तो 1 ही मीटर की होगी, तो लेंथ 1 मीटर हो जाएगा। वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देना मीटर पर सेकेंड, रख के निकालो।
बात नहीं, हो गया, लिख लिया, आंसर आ जाएगा। कितना आया, कोई बोले? किसी का आंसर आया? नोट कर लिया? चलो ठीक है, आंसर लिख लो उसका, आंसर कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻³ चेक कर लेना। 90 जो है उसको चेंज करोगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, तो 25 आएगा। लेंथ 1 मीटर है और ये मल्टीप्लाई किए हो तो कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई किए हो तो कितना आ रहा है? 1.73 मल्टीप्लाई विद 0.3, तो 0.51 आ रहा है समथिंग। तो बस 0.51, हाँ जो भी है, और इंटू 1 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या 125 जाएगा? 1.29 जा रहा है, तो 29 को 1.3 लिख सकते हो ना, बस वही, या तो अप्रॉक्स में 1.29 इंटू 10⁻³ लिख लो, या तो 1.3 इंटू 10⁻³ लिख लो। बोल्ड लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसीलिए मैंने आपसे बोला था ये बात पहले भी, बात बंद कर लो, ठीक है, सुनो, कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो एक सिलेबस देख के चलो कि क्या आप पढ़ रहे हो, क्या छूटा है, क्या नहीं छूटा है। उस टीचर को उस टाइम आप बोले होते जो भी पढ़ा रहा है, कोई, अब मैं फिजिक्स की पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ 10 साल से, तो मुझको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ छूट जाएगा इत्तेफाक से तो मैं उसको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तो हो सकता है चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में पढ़ा दूँगा, मुझे पता है। मगर जो अभी पढ़ा रहे हैं उनको हो सकता है नहीं पता हो, वो बोर्ड के लिए आपको पढ़ा दिया गया है। बोर्ड में हमें पता है अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं आती अर्थ मैग्नेटिज्म से। अर्थ मैग्नेटिज्म भाई बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में समझो, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्यों होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। बहुत लोग मानते हैं कि अर्थ के नीचे मैग्नेट है बहुत बड़ा सा, बहुत लोग मानते हैं कि मॉल्टेन स्टेट में मैग्नेट्स फैला हुआ है, बहुत सारी कहानियाँ मानी जाती हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे कुछ रीज़न है, पूरी जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो पढ़िएगा उसको, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अर्थ मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अ मेटलिक रॉड of length L is rotated at an angular speed omega, normal to uniform magnetic field, बात नहीं, normal to uniform magnetic field, B, derive expression for the first EMF, second
current, and third heat if resistance is R. नोट कर लो, क्वेश्चन बताओ, आंसर बताइए फटाक से इसका। सॉल्व करिए जल्दी कर, जल्दी। सॉल्व करो, बता नहीं रहा हूँ अभी, पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लो। डेरिवेशन आपसे पूछा है तो डेरिवेशन में आप दिमाग लगा सकते हो, कुछ भी इधर उधर कर सकते हो। आपसे ईएमएफ पूछा गया है, करंट पूछा गया है, इतना तो निकाल सकते हो। हीट छोड़ दो अभी, ईएमएफ और करंट निकालो। बोलो भाई, कुछ आया किसी का? किसी का कुछ मिला? नहीं। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला तैयार होगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ। आप जो ये पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, और ये फॉर्मूला में आपको इसीलिए बस ये लिखा गया है, बस आपको उस फॉर्मूले के लिए ध्यान से समझिए क्या है, चीज़ों को देखिए। पहले मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे हमने कुछ बना लिया अपने मन से, कुछ भी कैसे भी बना लो। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई रॉड है, यहाँ रख के ऐसे इस रॉड को ऐसे रख के, और मैंने बोला कि ये एक एरिया स्वेप्ट कर रहा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये रोटेशनल में होगा तभी तो एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी, तो ये ऐसे घूम रहा होगा। कैसे घूम रहा होगा समझ रहे हो? ये रॉड ऐसे रखा है, और क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? अरे ओमेगा होगी। ओमेगा सर कितना होता है? अगर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलें तो ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ होता है। अरे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ लिख सकते हैं इस टर्म में, अभी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब बताइए सर हमें ईएमएफ निकालना है। सर ईएमएफ के लिए पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है सर? बी इंटू चेंज इन एरिया। तो एरिया में चेंज कितना हो रहा है? पाई इंटू कंडक्टर का लेंथ कितना है, तो क्या पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? ये मिल गया फाई इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर। सर ये फ्लक्स है, अब फ्लक्स से क्या आता है सर? ईएमएफ, क्योंकि फ्लक्स अपॉन कितना हो जाएगा? टाइम। तो फ्लक्स कितना है सर? बी पाई एल स्क्वायर अपॉन में टी लिखा जाएगा। क्यों, कुछ गलत है? नहीं। सर एक बात बताइए, अगर एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो क्या यही टी कैपिटल टी हो जाएगा? होगा। और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो क्या वही टाइम पीरियड कहलाएगा? और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या फ्रीक्वेंसी कहलाएगी क्या? मतलब ईएमएफ कितना आएगा? बस यहीं से देखो, बी पाई एल स्क्वायर इंटू में एफ। क्या ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया? या तो ये रख दोगे या तो ये रख दोगे, मगर बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। रॉड जिसका लेंथ कितना है? एल आ रहा है सर? हाँ ठीक है। इज रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड आ रहा है कहीं? नहीं। मतलब हमें ओमेगा लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ओमेगा पता है। क्या हमें एफ पता है? नहीं। मगर क्या मुझे एफ पता अगर नहीं है तो मैं निकाल सकता हूं ओमेगा की हेल्प से, क्योंकि ओमेगा तो मुझे पता है ना, ओमेगा दिया है। ठीक है,
और क्या दिया, नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या बी पता है, तो सर बी पता है, एल पता है, बस एफ हटा दीजिए यहाँ से, एफ को हटा दीजिए क्योंकि एफ मुझे नहीं पता है, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा अपॉन, देन ईएमएफ इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर, कितना लिखेंगे यहाँ पे, ओमेगा अपॉन, क्या पाई से पाई कट जाएगा, देन ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी एल स्क्वायर इंटू अपॉन में ये बनेगा ईएमएफ, समझे हो। अब इससे क्या करंट निकल सकता है सर, हाँ, अरे भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस तो दिया है ना उस कंडक्टर का कितना है आर, तो ईएमएफ निकाल लिए हो तो क्या करंट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, रखो अब निकाल लो करंट निकाल लो, फिर हीट बताओ, हीट भी निकाल सकते हो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट लगा दो, हाँ हो गया, ठीक है। बताते हैं, अभी करंट भी पहले लिख लो, मैं भी करंट का फॉर्मूला लिखूंगा, ये फॉर्मूला है याद रखना, क्वेश्चन इस पे बनेंगे, बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, या इसको ऐसे हाफ भी करके याद कर सकते हो, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, फॉर्मूला है आपके लिए। हो गया, आया करंट, आ गया हीट आया, बोलो भाई मेरे करंट की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरा, ये पहला था, I इज इक्वल टू ई बाई, ई की वैल्यू है, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अरे ई की वैल्यू है बी एल स्क्वायर बाई 2, और इनटू में नीचे क्या आ जाएगा आर। तीसरा क्या निकालना है, इस टाइम में हीट कितना डिसिपेट कर रहा है, तो हीट डिसिपेशन निकालना है, तुम्हें ई पता है, तुम्हें टी पता है, तुम्हें आर पता है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से हीट डिसिपेशन निकाल सकता हूँ, भी स्क्वायर टी बाई आर लग सकता हूँ। अरे भाई हीट डिसिपेशन मतलब क्या होता है, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो पावर क्या भी स्क्वायर बाई आर होगा, और कितने टाइम तक, टी टाइम तक, टी टाइम तक ही ना हो रहा है, बोला एक रॉड लेंथ एल है, रोटेट कर रहा है। अब हीट का डिसिपेशन देखो क्या होगा इसमें कहीं पे सर टाइम मेंशन नहीं किया है, मगर एक बात बताओ, हीट तो तुम निकालोगे तो तुम पूछोगे ना सर कितने समय तक के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी होता है सर पावर इनटू टाइम, तो टाइम तो आएगा ही, बट वो टी हमें नहीं पता है, वो टी क्वेश्चन में दिया होगा कितने टाइम तक तुम निकाल रहे हो। अब बताओ ये भी ना लिख के क्या मैं ई स्क्वायर लिख दूं, सर ई स्क्वायर की वैल्यू मिली है मुझे, क्या ये है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 बी स्क्वायर एल का पावर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा आर, इनटू में कितना होगा टी। सॉल्व कर दीजिए इसको तो अच्छे से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/4 आर बी स्क्वायर एल का पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इनटू में टी, दिस इज द हीट डिसिपेशन। नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, अब बताओ इस पे क्वेश्चन कर लोगे, इस पे क्वेश्चन दे दिया जाए तो हो जाएगा, बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए।
A metal disc of a radius 10 centimeter placed with नहीं क्या लिखे हो, रेडियस कितना लिखे हो 10 सेंटीमीटर नहीं 200 कर लो इसको 200 सेंटीमीटर rotated at a constant angular velocity 60 रेडियन पर सेकेंड 60 है 60 रेडियन पर सेकेंड in a plane at a right angle बात नहीं भाई to an external field of magnetic induction मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब वही है मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो ये मत सोचना कि सर ये क्या आ गया। मैग्नेटिक इंडक्शन 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट से समझ जाया करो। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड, लिख लीजिए। लिख के बताइए इसका आंसर। बोलो भाई आंसर चाहिए, आंसर, बात नहीं। आया किसी का? अरे मिला किसी का आंसर? हमसे बोला एक मेटल डिस्क है जिसका रेडियस 200 सेंटीमीटर है। ध्यान देखो, एक मेटल डिस्क है और वो रोटेट कर रहा है 60 किससे, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी से। तो जाहिर सी बात है वही कहानी जो अभी पीछे हमने किया था सर, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है वही सेम कहानी। और क्यों? क्योंकि सर उसमें चलिए एक रॉड आपने माना था, मगर हम इसमें पूरा डिस्क ले लिए हैं। तो सर डिस्क ले लीजिए, चलिए ये डिस्क है पूरा, ऐसे बना लीजिए। सर ये डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है सर, कितने वेलोसिटी से, ओमेगा। अब देखो कितने ओमेगा की वैल्यू गिवन है, 60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, चेंज नहीं करना है क्योंकि रेडियन पर सेकेंड है। इन अ प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है, इन अ प्लेन एट अ राइट एंगल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब उस प्लेन से क्या एक्सटर्नल डायरेक्शन में निकल रहा होगा। मान लो ये रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही होगी। समझ गए इतनी बात? तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी तो चेंज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, अभी जब रोटेट करेगा तो क्या उसको काटेगा ना, जाहिर सी बात है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और जब कट करेगा तो वही कहानी होगी, मतलब मोशनल ईएमएफ आएगा।
और सर मोशनल ईएमएफ में अब यहाँ पे कैसा लगेगा, क्योंकि इसमें तो रोटेशन है, ओमेगा है, तो क्या हमें ईएमएफ का ये फॉर्मूला भी बना के रखा है क्या? जब कोई रॉड रोटेट करता है किस वेलोसिटी से, ओमेगा, और यहाँ पे ध्यान से देखो एल क्या है, उस रॉड का ये क्या रेडियस था ना, लेंथ था, तो यहाँ पे क्या उसको रेडियस मान सकते हैं? दिया है, तो सर क्या उसका रेडियस है? हाँ सर, कितने सेंटीमीटर? 200। तो लिख दीजिए L की वैल्यू है कितनी? 200 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मीटर आ जाएगा? 2। ओमेगा दिया है, B की वैल्यू कितनी है? 0.05। क्या रख दीजिए इस फॉर्मूले में, मिल जाएगा। अरे BL ओमेगा सब दिया ही है, रख दो फॉर्मूला। इसीलिए मैं बोला ये जितना बना है सब फॉर्मूला है आपके लिए। कितना आया आंसर? हाँ, आंसर आ रहा है 6 वोल्ट। लिख लो, एक होमवर्क करके लाना, इसका आंसर 6 वोल्ट आ रहा है, करके लाइएगा। लिखिए, अ कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, होमवर्क है, अ कॉपर डिस्क ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, copper disc of radius 10 centimeter, place with its plane normal to uniform magnetic field, complete a 1200 revolution per minute if induced EMF between the center and the edge, induced EMF between the center and edge of the disc 6.284 millivolt MV, millivolt. Find the intensity of magnetic field. Find the intensity of magnetic field. ठीक है, B की वैल्यू निकालनी है। पाई जहाँ पे यूज करना 3.14 उसकी वैल्यू रख लेना, करके लाइएगा क्वेश्चन है, बाकी हम आगे कल पढ़ेंगे।